तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रेशर का वेरिएशन। फ्लूइड में प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेशर कितना एग्जर्ट होता है, सीधे मैं इस पे चलता हूं। देखना, कोई भी अगर h हाइट का कॉलम है, मान लो h इज द लिक्विड कॉलम, इसकी डेंसिटी अगर रो है, तो ये यहां पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, फ्लूइड एग्जर्ट प्रेशर, एंड दिस एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन ऑन ए लेवल। सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है बेटा। दैट प्रेशर इज एच रो जी के बराबर होता है। h इज द वर्टिकल हाइट कॉलम, रो इज द डेंसिटी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पक्का समझे। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं उसको ऐसे कर दूं, ऐसे देखो रे प्यारे, देखो अगर ये थीटा एंगल है, और अगर मान लो ये h हाइट है, h है, ठीक है बेटा, h है, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो। यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा मुझे, दिस इज h साइन थीटा। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगा h साइन थीटा इंटू डेंसिटी इंटू जी के बराबर। अरे बात बुझा रहे पक्का। हमें वर्टिकल डिस्टेंस लेना पड़ता है, वर्टिकल हाइट लेना पड़ता है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट। ठीक है, एच रो जी इज द प्रेशर बेटा। नेक्स्ट बैरोमीटर। ध्यान से देखिए, ध्यान से चलिए देखिए। तो बैरोमीटर किसको कहते हैं? बैरो का मतलब होता है प्रेशर, मीटर का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। बेसिकली बैरोमीटर से बेटा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग जनरली इसमें मेजर करते हैं। चलिएगा देखिएगा इधर, जिसे एक लेवल पे क्या होता है ना कि मरकरी को हम पूछ दिए और यहां से टेस्ट ट्यूब को ऐसे इंसर्ट कर दिए, यू शेप का ट्यूब है उसको इंसर्ट कर दिए यू, तो इसमें हाइट राइज हो गया। आप देख रहे होंगे, आपको भी पता है इस लेवल पे हर एक जगह पे इक्वल प्रेशर होगा। यहां पे प्रेशर बेटा मान लो P1, यहां पे प्रेशर P2, तो P1 P2 क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखो P1 क्या है, इसके माथे के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है प्यारे P1, है ना। नेक्स्ट देना, ये h हाइट है अगर, तो इसका P2 क्या हो जाएगा? h रो g के बराबर। तो बेटा जब ये h कैलकुलेट किया जाता है ना बेटा एक्सपेरिमेंटली, तो h की वैल्यू जो आता है 76 सेंटीमीटर के बराबर आता है, नहीं तो 760 मिलीमीटर, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg को कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बचपन में तो समझ में नहीं आता था कि ये मीटर में प्रेशर कैसे आ जाएगा। बताना ये चाहता है वो कि 76 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम वही प्रेशर एग्जर्ट करता है जो 1 एटमॉस्फेयर एग्जर्ट करता है। अरे प्यारे समझा? ठीक है, हाँ बेटा ध्यान रखना, ये बात क्लियर है। अब सर ये मरकरी ही क्यों यूज करते हैं? इसको जब कैलकुलेट किया गया ना बेटा, तो ये लगभग 10⁵ पास्कल के बराबर आता है। अब मरकरी ही क्यों यूज करते हैं भाई? पानी क्यों यूज नहीं करते हैं सर? अगर इसमें पानी यूज करोगे ना, अगर H2O से एक्सपेरिमेंट को किया जाता तो H की वैल्यू 10 मीटर आता रे, H की वैल्यू 10 मीटर आता बेटा। 10 मीटर का ट्यूब लेके कहां तू एक्सपेरिमेंट कर पाता? 10 मीटर समझ रहा है? 4 मंजिला बिल्डिंग हो गया, 3 मंजिला बिल्डिंग, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, गड़बड़। इसलिए वाटर से नहीं करते हम। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। नाउ अब देखिए पास्कल्स लॉ। अब ध्यान से सुनिए, ये लॉ क्या कहते हैं, पास्कल के लॉ क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन में आया भी है सवाल
क्या सवाल आया वो भी हम करवा देंगे आपको, ध्यान से सुनिए। इस पे सवाल आता है पास्कल लॉ से। ये क्या बोले थे कि फ्लूइड पे जो प्रेशर लगाओ ना वो इक्वल ट्रांसफर कर देता है उस प्रेशर को, उस प्रेशर का इक्वली ट्रांसफर कर देता है फ्लूइड। जैसे कि उनका कहना ये था, समझो रे समझो, अरे समझो तुम समझो समझो। यहां पे मान लो मैंने एक पी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, उनका क्या कहना था कि फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी होती है इस एक्सटर्नल प्रेशर को हर जगह पे ट्रांसफर कर देता है। ये पी एक्सटर्नल बेटा यहां तक ट्रांसफर हो जाएगा, तो फ्लूइड ट्रांसफर द सेम प्रेशर एवरीवेयर, दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पास्कल्स लॉ कहते हैं। इससे फायदा क्या हुआ ना कि हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक बना लिए। इससे हम लोग क्या किए? हाइड्रोलिक ब्रेक बना लिए भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक। इसके ऊपर मान लो एक खूबसूरत सा कार रखा हुआ है, हम कार को उठा सकते हैं, इससे पैर से कार को उठा सकते हैं। कैसे सर? देखना ध्यान से, देखना बेटा देखना। बताओ बेटा, मान लो मैंने यहां पे F1 फोर्स लगाया और एरिया A1 है, तो मैंने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? प्रेशर P1 बोलो जी, F1 बाय एरिया 1। अब यही प्रेशर यहां पे चला गया, यहां पे भी वही वाला प्रेशर चला गया P1। अरे बूझा रे बूझा। तो बेटा यहां का प्रेशर को क्या लिखोगे तुम? F2 डिवाइडेड बाय एरिया 2 लिखोगे, इसका एरिया 2 है। यहां से F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे? A1 बाय A2 इंटू F1 के बराबर आ जाएगी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, A2 को फार ग्रेटर देन A1 ले लेते हैं। हाँ अरे 1000 गुना ज्यादा ले लेंगे तो फोर्स भी 1000 गुना ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? बता। अगर बताओ A2 बाई A1 की वैल्यू 1000, 1 न्यूटन से तुम 1000 फोर्स क्रिएट कर लोगे। अरे बात समझा क्या? तुम लगाओगे 10 न्यूटन, वहां 10,000 न्यूटन लगेगा। अरे बात पूछा, समझा बेटा? इसलिए इतनी बड़ी बड़ी क्रेन से कारें उठ जाती है। दिस इज द हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्रेन ऐसा होता है। ठीक है बेटा, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सिमिलर क्वेश्चन जेई मेन एकदम पूछा। अपने गंदे हाथों को साफ कीजिए जल्दी से। यहां पे सिमिलर क्वेश्चन जेई मेन ने पूछा भाई। चलिए देखिए देखिए, 14 सेंटीमीटर का ये है इसका डायमीटर। यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है 1.4 सेंटीमीटर पे। बेटा बोला है क्या कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। यहां पे कितना फोर्स लगाएं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो? तो बेटा हम तो जानते हैं कि F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1। A2 बता, A2 बोलो, पाई इंटू इसके रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। A1 बोलो, पाई इंटू इसका रेडियस 0.7 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। F1 बोलो, F1 10 न्यूटन सर, F2 आ गया रे। देखो बेटा ये कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। पाई पाई कटा, ये भी कटा जी, ये कटा ना जी, हाँ जी कट गया जी। ये कट के ऊपर जाएगा तो 10 आ जाएगा बेटा, 7 भी कट जाएगा। तो ये है 100 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 1000 के बराबर। कितना आ रहा है फोर्स की वैल्यू? 1000 के बराबर। 10 न्यूटन से 1000 न्यूटन क्रिएट किया जा सकता है बाय फ्लूइड। फ्लूइड में इतनी ताकत होती है। हाँ चलिए, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी बायंसी फोर्स। देखो बायंसी क्या होता है मैं बता देता हूं, ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा समझ लो प्यारे। अगर मान ले बेटा एक लिक्विड है, ये लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड। इस लिक्विड में मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये
इस ऑब्जेक्ट पे का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर क्या है? लिक्विड ही लिक्विड है। इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड चारों ओर से प्रेस कर रहा होगा। अरे हाँ, तो लिक्विड देखो चारों ओर से बेटा ऐसे प्रेस कर रहा होगा उसको। देखो देखो देखो, देखो जी, देखो जी, लिक्विड उसको चारों ओर से ऐसे प्रेस कर रहा होगा, ऐसे। क्या कहते हो? हाँ, लिक्विड उसको बेटा चारों ओर से ऐसे प्रेस कर रहा होगा। बताओ इस पे नेट फोर्स किधर होगा? बोलो 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 भाई। इधर का फोर्स कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। नेट फोर्स इन सब का रिजल्टेंट ऊपर आएगा, एफ नेट बाय लिक्विड। एफ नेट बाय लिक्विड, इसी को हम बायंट फोर्स के नाम से जानते हैं। इसी को आप किस फोर्स के नाम से जानते हो? बायंट फोर्स के नाम से जानते हो। ठीक है बेटा। तो बायंट फोर्स ऐसा नहीं है कि नीचे से लगता है, चारों साइड से लगने वाले लिक्विड जो ऑब्जेक्ट पे चारों साइड से फोर्स लगाता है, उसका रिजल्टेंट होता है बायंसी। रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड बायंसी। ठीक है बेटा, समझ गए? चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर आप लिक्विड के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, आएंगे जेई मेन के प्यार के ऊपर, आएंगे आएंगे आएंगे, अभी नहीं आया प्यार। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो सिंक कर जाएगा, अगर इक्वल है तो भाई ये जस्ट फ्लोट करेगा, अगर कम है तो थोड़ा ऊपर रहेगा बेटा। ये वाला कंडीशन है ना, समझ गया? अब देखो एक फॉर्मूला होता है, रेडीमेड फॉर्मूला, कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम that remain inside the fluid is equal to Vs divided by total volume of the body। ठीक है ना, इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर। तो यहां से क्या है ना बेटा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करके कई बार क्वेश्चन हो जाता है। बट मैं मेथड 2 बताता हूं। मेथड 2 ये कहता है कि mg इज इक्वल टू बायंसी। ये करो, mg नीचे लग रहा है, बायंसी ऊपर लग रहा है, दोनों को इक्वेट करो इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो रे। तो चलो बेटा देखो, एक सवाल जेईई मेन पूछा है, अब ये कोई ट्रिक व्रिक से नहीं आता, देखो इसमें इक्वेट करना ही पड़ेगा आपको। देखिए क्या कर रहा है, आइस क्यूब है, पार्सली इन वाटर पार्सली इन केरोसिन, कुछ पानी में हिस्सा है, कुछ केरोसिन में हिस्सा है, फ्लोट कर रहा है इक्विलिब्रियम में बेटा। तो यानी कि mg नीचे लग रहा होगा, बायंसी ऊपर लग रहा होगा, कौन कौन लगा रहा होगा? पानी भी लगा रहा होगा, केरोसिन भी लगा रहा होगा, दोनों। mg इज इक्वल टू क्या करेंगे, बायंसी बाय पानी प्लस बायंसी बाय केरोसिन। जी केरोसिन का बायंसी दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो मास क्या होता है बताइए, मास क्या होता है? आइस का मास बोला है, तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है यार। अरे हाँ रे हाँ रे हाँ। तो दिस इज टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को V1 प्लस V2 मान लो, इसके अंदर का वॉल्यूम को मान लो, पानी के अंदर का वॉल्यूम V1 और केरोसिन के अंदर का वॉल्यूम V2 मान लो बेटा। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू G इज इक्वल टू, देख रहा बेटा तुरंत आंसर आ जाता है, तुरंत, डरना मत। बायंसी बाय H2O, वाटर कितना बायंसी लगाएगा? तो जो बायंट फोर्स की वैल्यू होती है वो वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर आता है, V0 G के बराबर आता है। वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर आता है बेटा। तो देखो H2O कितना लगाएगा बायंसी, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन वाटर इज V1
डेंसिटी ऑफ वाटर इज ρH2O इंटू जी। V2 डेंसिटी ऑफ किरोसिन इंटू जी। भाई साहब जी कैंसिल्ड आउट हो गया। अब क्या कीजिए, यहां पे ρH2O से डिवाइड मार दीजिए सबको, इसको काटिएगा तो बना जाएगा। ρH2O से डिवाइड मारिए, देखिए प्यारे क्या आया प्यारे, देखिए डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल डिवाइडेड बाय ρH2O इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसको क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस। बेटा 0.9 दिया हुआ है सवाल में। चलो जी चलो, V1 प्लस V2, देखो ये स्पेसिफिक डेंसिटी या मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ किरोसिन 0.8 दिया हुआ है। बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, है ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.9 V1 प्लस 0.9 V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 0.8 V2। इसको इधर लाइए, उसको उधर ले जाइए, तो 0.1 V2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, 0.1 V1। तो V1 की वैल्यू कितनी जी, V2 के बराबर जी। तो V1 V2 इक्वल हो गया, उसी का रेशियो पूछा था आपसे 1:1। ऑप्शन डी 1:1 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना बेटा, डायरेक्ट। चलिए अच्छा सवाल। अब ये देखो एक बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, गुड क्वेश्चन, दिस वाज ए गुड क्वेश्चन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का अच्छा सवाल था ये, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। अब देखो, अब डायनेमिक फ्लूइड, फ्लूइड अब मूव कर रहा है बेटा, तो सबसे पहले आता है वॉल्यूम फ्लो रेट, कि कितना वॉल्यूम पानी एक सेकंड में किसी एरिया को क्रॉस किया है, वॉल्यूम फ्लो रेट। उसकी वैल्यू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर, एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। उसको हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो उसको, है ना, तो मास फ्लो रेट आ जाएगा। क्लियर है, पक्का है ना, ये टर्म हमें ध्यान में होना चाहिए। चलिए अब देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर जब कंटिन्यूअस फ्लो होता है, कंटिन्यूटी कहने का मतलब, कंटिन्यूअस फ्लो कहने का मतलब बेटा मीन्स जितना पानी अंदर घुसा उतना बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यानी कि फ्लो रेट की वैल्यू, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होगा, यानी A1 V1 इजिकल टू A2 V2 हो जाता है, ठीक है। एरिया इंटू वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, फ्लो रेट कांस्टेंट हो गया, उसको कंटिन्यूअस फ्लो के नाम से जानते हैं हम लोग। बेटा ध्यान से बताइएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा। अरे अरे अरे, तुम देखिए गार्डन में पानी पटाते हुए देखे होगे, गार्डनर क्या करता है, पाइप को थोड़ा प्रेस कर देता है, एरिया को कम करता है, वेलोसिटी ज्यादा, लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा निकलता है भाई, ठीक है बेटा। वॉशरूम में देखे होगे नल में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे नहाते हो शॉवर में, भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाई वेलोसिटी से उससे पानी निकल सके। बात समझ रहे हैं पक्का। कार को जिस चीज से साफ किया जाता है ना, देखिए उसमें कितने छोटे छोटे होल होते हैं ताकि बहुत हाई वेलोसिटी से वाटर उससे निकल सके, है ना बेटा। चलिए वेरी गुड। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास घुसा है उतना मास बाहर निकलेगा। अब चलिए जैसे यहां पे देखिए V1 V2 V3 में कंपैरिजन बताइए, कंपैरिजन। भाई यहां एरिया बहुत छोटा, देखो एरिया छोटा है, यानी वेलोसिटी ज्यादा होगा। फिर V1 की वेलोसिटी और सबसे कम V2 की वेलोसिटी, V2 की वेलोसिटी सबसे कम होगा, है ना बेटा। चलिए वेरी गुड। नाउ बर्नौली प्रिंसिपल, अब ध्यान से देख लो बस इसको, तुम देख लो, देखो क्या क्या सवाल क्या आया था, तुम सवाल देखोगे डर जाओगे। अगर मान लो ये एक पाइप है,
A1 यहाँ का एरिया V1, वेलोसिटी A2 V2, ये H1 हाइट पे ग्राउंड से ही H2 हाइट पे। तो इट इज बर्नौली प्रिंसिपल इज जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ फ्लूइड। ठीक है बेटा। और यहां का एक्सटर्नल प्रेशर मान लो P1 है, यहां का एक्सटर्नल प्रेशर P2 है। तो बेसिकली होता क्या है पता है, P1 प्लस H1 रो जी प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस H2 रो जी प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर के बराबर होता है। इवन सारे पॉइंट पे बेटा इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। प्रेशर प्लस H रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हर एक जगह पे ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है भाई। बात समझ गया है ना? क्लियर? वेरी गुड। तो इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, इसको एकदम याद रखिएगा आप। अब देखिए जेईई मेन क्या पूछा, क्या बात करने योग्य भी है ये? भाई साहब जेईई मेन डायरेक्ट बोला बर्नौली इक्वेशन बता दो, हमको बता दो बस तुम की रिवीजन करके आए हो एसएमआर से। जेईई मेन हो सकता है ये भी पूछ ले अगला बार कि एसएमआर रिवाइज किए हो, यस या नो। भाई ये वही क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू कि आपने एसएमआर देखा क्या पूरा? बच्चा बोला हाँ सर देखे हैं, 4 नंबर लाइए, 4 नंबर लाइए, हमको देखे हैं एसएमआर हम। ठीक है बेटा, देखे हैं भाई। अभी इसमें कौन सी सख्ती लग रही है? हम रिवीजन करके जाएंगे तो मतलब हम कर देंगे सॉल्व, नहीं रिवीजन करके जाएंगे तो शायद कंफ्यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए इसी बर्नौली प्रिंसिपल के बेसिस पे इसी का एक एप्लीकेशन होता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये क्या होता है ध्यान से सुनना। अगर कोई कंटेनर में एक छोटुआ होल कर दिया जाए तो इससे पानी बाहर निकलेगा। अगर h हाइट नीचे हम होल करते हैं तो पानी जिस रफ्तार से बाहर निकलता है उसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के नाम से जानते हैं। उसकी वैल्यू √2GH के बराबर होता है बेटा। प्यारे भला कितना होता है √2GH? ये प्रूफ बर्नौली से ही होके आता है, बट प्रूफ पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है, बर्नौली का ही एप्लीकेशन है ना। h हाइट नीचे एक छोटा सा होल अगर करेंगे उससे पानी रफ्तार से बाहर निकलेगा, उसकी वैल्यू √2GH के बराबर होती है। अब ध्यान से देखना, अगर मान ले मेरा एक कंटेनर है, देखो देखो प्यारे देखो, कंटेनर 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 h हाइट का कंटेनर है सपोज कर बेटा। अगर मान ले ये होल को मैं यहां कर दिया तो क्या होगा? ये देखो ये हाइट बहुत कम, तो बहुत धीरे से पानी निकलेगा, ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा। और नीचे होल करोगे तो जोर से पानी बाहर जाएगा, और नीचे होल करोगे तो और तेजी से पानी बाहर जाएगा भाई। और नीचे होल करोगे तो तेजी से तो पानी जाएगा, बट इतना नजदीक है कि जल्दी गिर जाएगा वो। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप? पक्की बात। तो देखिए ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं रेंज। इसी को क्या बोलते हैं? रेंज। तो ऐसा बोला जाता है कि यहां से कितनी h हाइट पे h की वैल्यू को क्या रखा जाए कि रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। h की वैल्यू को काफी कम भी रखोगे तो दिक्कत है, बहुत ज्यादा भी रखोगे तो दिक्कत है। h की वैल्यू को मिडिल में रखो। तो बेटा फॉर मैक्सिमम रेंज, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू के लिए h की वैल्यू कितना होना चाहिए? कैपिटल H/2। कंटेनर के बीचों बीच होल करोगे, पानी रफ्तार से गिरेगा और रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगा, रेंज मैक्सिमम होगा। और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू जो आता है वो कैपिटल H के बराबर आता है, ध्यान रखना।
ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में याद कर जाओ, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर जाओ भाई। अब इस पे बेस्ट देखो बेटा, एक सवाल आ चुका है पहले जेईई मेन एक क्वेश्चन पूछ चुका है इसके बेस्ट सुपर बेस्ट। जल्दी से देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए 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 और मुस्कुराइए, देखिए मुस्कुराइए जी, देखिए मुस्कुराइए जी। हे, हे। देखें और मुस्कुराएं, देखें और मुस्कुराएं। वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट 12 मीटर इन ए टैंक। बेटा रे बेटा 12 मीटर तक है, 12 मीटर तक है जी। कितनी हाइट पे होल करें कि मैक्सिमम रेंज आए? भाई 6 मीटर। इसमें क्या सॉल्व करना है बताओ? अच्छा h/2 करना था, 6 मीटर। 6 मीटर इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन क्या था पता है? क्या आप SMR से रिवीजन किए हो? है ना, ये भी क्वेश्चन ऐसा था। तो जब आप रिवीजन करके जाएंगे ना ऐसी सुपर मेगा रिवीजन के थ्रू, आप कर ही रहे हो, सारा रिवीजन करके जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा कि वही पूछ रहा है कि क्या आपने SMR रिवाइज किया? आप आंसर दीजिएगा यस। अब मैं बताता हूं जेईई मेन का बेटा पहला प्यार सरफेस टेंशन। कहां से प्यारा स्टार्ट होता है वो मैं बताता हूं। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, पहली बातें कर लेते हैं। सरफेस टेंशन होता है कि कोई भी लिक्विड या कोई भी सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। कभी मिठाई के दुकान पे गए हो तुम, वहां मक्खी को देखे हो, लगे हुए मक्खी? हाँ, वो मक्खी बेचारा उड़ नहीं पाता है, दुकानदार ऐसे ऐसे उड़ाता है उसको, उड़ 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 नहीं उड़ पाता है मक्खी। क्यों नहीं उड़ पाता है भाई? बेटा वो जो शुगर सिरप है ना, वो उसको मक्खी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। तो सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होता है, सरफेस अपनी तरफ उसको आकर्षित करता है, उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू जो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। चलिए अब मैं बता दूं जेईई मेन का पहला प्यार। पहला प्यार मेरा कहां गया रे? जेईई मेन का इस चैप्टर का पहला प्यार है बेटा सरफेस एनर्जी। बहुत सारे सवाल धो डाला, सवालों का बैंड बजा डाला। सरफेस एनर्जी क्या होता है देख लीजिए। तो सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया के बराबर होता है बेटा, है ना, इनटू एरिया ऑफ सरफेस। तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। उसको हम सरफेस एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस छोटे से फॉर्मूला पे पता नहीं कितने सारे सवाल आए हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, कई बार पूछा गया ये प्रोफाइल, कई बार। आज इसको अपना बना ले, अपना बना ले। तो बिग ड्रॉप is formed by 100 small droplet, thousand small droplet, छोटो सबको मैं इकट्ठा करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया बेटा। तो रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ 100,000 ड्रॉपलेट टू द बिगर वन, इसका सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एनर्जी क्या है ये निकालना है आपको। तो चलिए इसके रेडियस को मैं स्मॉल r मान लूं, तो इसका सरफेस एनर्जी कितना है?
इसका सरफेस एनर्जी कितना है जी? सरफेस टेंशन इनटू इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का एरिया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, स्फेरिकल सरफेस ही होते हैं, तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा इनटू 10,000 1000 के बराबर है ना बेटा। आगे अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकालना पड़ेगा पहले रेडियस। चलो इसका वॉल्यूम बताना, 1000 4/3 पाई आर क्यूब। अरे इसका वॉल्यूम 1000 ड्रॉपलेट का, और इस एक सिंगल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। कट 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 करो तो आर की वैल्यू 10 आर के बराबर आ जाएगा, है ना बेटा। तो इसकी एनर्जी कितनी बताइए? इसकी एनर्जी कितनी है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एरिया की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर करोगे तो 100 आर स्क्वायर के बराबर आएगा। बेटा इन दोनों का रेशियो लेना है। जब इन दोनों का रेशियो अगर आप लेंगे तो 10 के बराबर आ रहा है, देख लीजिए 10/1। तो x की वैल्यू कितनी रे? x की वैल्यू 1 आ गया आंसर, x की वैल्यू 1 आ गया। पता नहीं कितनी बार ऐसा सवाल आया भाई, कितनी बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन, एकदम उसी टाइप का, डाटा चेंज किया है। जेईई मेन का फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला प्यार सरफेस एनर्जी से बहुत सवाल पूछता है, ठीक है। अब ये बातें देखिए आपको तभी पता चलेगा जब आप ऐसे बार अटेंड किए होंगे। तो वी आर फॉर्चुनेट टू नो सच थिंग्स, है ना बेटा। चलिए, अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप रेडियस आर इज डिवाइडेड इनटू 27 ड्रॉपलेट। सरफेस टेंशन टी दे दिया, वेरी गुड। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस कितना होगा? जितने से एनर्जी बदलेगा उतना वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना होगा रे? चेंज इन एनर्जी के बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चलो यू इनिशियल निकालो फटाफट, चलो यू इनिशियल निकालो। तो सरफेस टेंशन इज टी एंड एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, है ना बेटा। और फाइनल इसको क्या किया गया? 27 ड्रॉपलेट में डिवाइड मार दिया गया। तो 27 ड्रॉपलेट में डिवाइड मारा तो एक का रेडियस कितना हो जाएगा बताओ? तो 4/3 पाई आर क्यूब को 27 पार्ट में बांट दिए, तो 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। खट 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 काटो तो आर की वैल्यू r/3 आ रहा है। यानी बेटा ये जो ड्रॉप बना उसका रेडियस r/3 हो जाएगा। तो बताइए फाइनल एनर्जी कितना? सरफेस टेंशन इंटू एरिया 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो r²/9 आएगा। लेकिन कितने ड्रॉप है? 27 ड्रॉप है, तो 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काटो जी, 3 आ गया तो 12t पाई आर स्क्वायर। बेटा जब दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे यू विल गेट 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी के बराबर आएगा वो। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सही आंसर आ गया जी, आ गया ऑप्शन ए। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये है आपका जेईई मेन का दूसरा प्यार। ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा प्यार है। 2-3 प्यार बस। जेईई मेन का दूसरा प्यार है एक्सेस प्रेशर, इससे भी बहुत सवाल पूछता है। अब ये क्या होता है ध्यान से सुनना। जिसे ये मान लो अगर बेटा कि एक ड्रॉप है, दिस इज अ ड्रॉप, तो ये ड्रॉप के अंदर का प्रेशर और ड्रॉप के बाहर का प्रेशर अलग होगा। जनरली ड्रॉप के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर का प्रेशर। तो ड्रॉप के अंदर का प्रेशर P1, बाहर का प्रेशर P2। तो P1 माइनस P2 इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर ऑफ द ड्रॉप की वैल्यू ट्वाइस S/R के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, ट्वाइस S/R के बराबर होता है, ठीक है बेटा।
और बबल, अगर मैं बबल के बारे में बात करूं तो बबल में क्योंकि दो लेयर होते हैं, देखो बबल में दो लेयर होता है, एक अंदर में एक बाहर में लेयर, इसलिए बेटा इसका प्रेशर अंदर का और बाहर का जो डिफरेंस है P1 माइनस P2 इज द एक्सेस प्रेशर डेल्टा P। एक्सेस प्रेशर मतलब अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर 4S/R के बराबर होता है, 4S/R के बराबर, हाँ जी 4S/R के बराबर डबल होता है। कैसे याद रखेंगे? बबल में दो लेयर होते हैं तो दुगना हो जाता है, ड्रॉप में एक लेयर होता है तो 2S/R होता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ट देखो कितने सारे सवाल, ये तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल है आप, कमाल है जनाब आप, जल्दी से कीजिए फटाफट। प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। ओ, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा, किस में? बबल में पूछा है बाबू, बबल में, बबल में दो लेयर, तो 4S/R, 4S/R इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट सवाल बेटा पूछा है। चलिए देखिए फिर से जेई में एक और क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या है ये, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर ये एंड ये। अब बच्चा इसमें मर गया, बाहर का प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर आउटसाइड, बोलो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो भाई इसमें पहले डेल्टा P1 कितना है, इसका एक्सेस प्रेशर कितना है 0.01, इसका एक्सेस प्रेशर कितना है डेल्टा P2 0.02 है जी। अब आपको बोला है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम निकालो, तो बेटा ये किसके बराबर, बोलो जी बोलो, 4S/R1 के बराबर। ये किसके बराबर? 4S/R2 के बराबर। अरे प्यारे ठीक है, चल इसको डिवाइड मार बेटा, मजा आ जाएगा, डिवाइड मार। अगर इसको इससे डिवाइड मारेंगे 1/2 आएगा, इसको इससे डिवाइड मारूंगा R2/R1 आएगा, कसम से रे, अरे यानी कि बेटा R1/R2 की वैल्यू 2/1 के बराबर आ गया। हमें वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R2 क्यूब। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब R1/R2 का क्यूब, अच्छा मतलब 2 का क्यूब मतलब 8:1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। बुझ गए? जेई मेन का प्यार, जेई मेन का प्यार। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मुस्कुराओ, इसको ज्यादा याद नहीं करेंगे, इग्नोर मार देंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, बस देख लेंगे। कॉन्टेक्ट एंगल नाम का एक चीज होता है, क्या होता है कॉन्टेक्ट एंगल? तो थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान से सुन। इससे बेटा होता क्या है ना कि जैसे किसी वेसल में अगर लिक्विड को रखते हो ना, कई बार ये वेसल का ये जो पार्ट होता है वो लिक्विड को ऊपर खींच लेता है, कई बार नहीं खींच पाता है, और कई बार वो नीचे चला जाता है क्योंकि लिक्विड वाला फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो यहां पे देखो ये कैसे, ऐसे करके खींचो वेसल की तरफ, और यहां पे एक टेंजेंट खींचो, इसके बीच का जो एंगल होता है इसको कॉन्टेक्ट एंगल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो जी, देखो यस, यहाँ पे देखो जी, देखो जी, देखो जी, कॉन्टेक्ट एंगल है जी, ये कॉन्टेक्ट एंगल है जी। यहाँ पे देख बेटा, ऐसे खींच दिए, टेंजेंट खींच दिए जी, ये कॉन्टेक्ट एंगल है बेटा, इसी को कॉन्टेक्ट एंगल बोलते हैं हम लोग। तो बस आप ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस, कि ग्लास और पानी का कॉन्टेक्ट एंगल एक्यूट होता है। ठीक है, सिल्वर और पानी का 90 डिग्री होता है, और मरकरी और पानी का, सॉरी मरकरी और ग्लास का कितना होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ग्लास समझ गए, ग्लास का पानी के साथ एक्यूट, ग्लास का मरकरी के साथ ऑब्ट्यूज, और सिल्वर का पानी के साथ 90 डिग्री का होता है। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, और क्या, इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, कभी पूछ दिया तो याद रखिएगा।
अब देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आ सकता है इससे क्वेश्चन, क्वेश्चन बस यही बोलेगा क्या आपने एसएमआर रिवीजन किया? अगर किया तो आप कर देंगे, अगर नहीं किया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये क्या है देखिए ध्यान से, मान लीजिए लिक्विड है, इसमें रखा हुआ है, और एक हम ट्यूब, छोटा रेडियस का ट्यूब, उसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, ऐसे इंसर्ट कर दिए। तो देखो सरफेस की पावर होती है पुलिंग कैपेबिलिटी की, इसको पुल कर लिया, ये क्या करता है, इसको पुल कर लिया अपनी तरफ। तो कितना हाइट पुल किया बेटा, उस हाइट को बोलते हैं हाइट राइज इन कैपिलरी ट्यूब। कई बार क्या होता है हाइट फॉल भी कर जाता है, और हाइट फॉल इन कैपिलरी ट्यूब उसको बोलेंगे। तो उस हाइट की वैल्यू बस याद रखना रे, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी के बराबर होता है। टू कांस्टेंट है, एस सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है यहां पे, रो डेंसिटी है लिक्विड का, आर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा। इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। बोल देगा रेडियस को डबल कर देंगे तो क्या होगा, है ना, ऐसा सवाल पूछ सकता है, आधा हो जाएगा एक्स की वैल्यू। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि चलिए जेई मेन ने देखिए एक सवाल पूछा, बड़ा प्यारा सवाल। यह क्या पूछना चाह रहा है पता है, क्या आप एसएमआर पढ़ते हैं? क्या आप एसएमआर से रिवीजन करते हैं? करते हैं? हाँ, हम एसएमआर से रिवीजन करते हैं, हर दिन 4 बजे पढ़ते हैं। क्या आप टूथपेस्ट करते हैं? करते हैं। दांत को चमकाते हैं, वैसे ही एसएमआर से रिवीजन करके हम दिमाग को चमकाते हैं। भाई साहब देखिए क्या सवाल है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम राइज्ड इन कैपिलरी ट्यूब of certain radius when liquid is dipped in A, है ना बेटा, लिक्विड A है, इसमें जब डिप किया गया ना कैपिलरी ट्यूब को तो हाइट राइज की वैल्यू 5 सेंटीमीटर था। बोल रहा है इफ ट्यूब इज डिप्ड इन सिमिलर मैनर इज अनदर लिक्विड B ऑफ सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी डबल द वैल्यू ऑफ A। देख रहे हो, सरफेस टेंशन भी डबल, डेंसिटी भी डबल। ठीक है, हाइट कॉलम का क्या होगा, बी में क्या होगा भाई, तो लिक्विड बी में हाइट कॉलम क्या होगा, लिक्विड बी में एच की वैल्यू क्या होगा बेटा, हम जानते हैं एच की वैल्यू ट्वाइस एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, रो आर जी। अब देखिए ध्यान से, सरफेस टेंशन बोला डबल और ये भी बोला डबल, यानी कि कुछ नहीं है अंतर। सरफेस टेंशन को दुगना कर दें और डेंसिटी को दुगना कर दें, मतलब नो चेंज, नो चेंज, यानी हाइट राइज इन कैपिलरी ट्यूब बेटा सेम रहेगा। अरे हाइट राइज इन कैपिलरी ट्यूब का आंसर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बट सर है नहीं ऑप्शन में, अरे मीटर में पूछा है बाबू, मीटर में पूछा है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा 5/100 दैट इज 0.05 मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेवकूफ बनाने की कोशिश था, जबरदस्त कोशिश बेवकूफ बनाने की, समझा बेटा। देखो अब जिसको फॉर्मूला पता रहेगा वो कर लेगा। सरफेस टेंशन का डबल और ये रो भी डबल हो गया, मतलब कोई चेंज नहीं आया, यानी सेम हाइट राइज होगा, है ना। चलिए नाउ कमिंग टू विस्कोसिटी। अब देखिए इससे सवाल कैसा आता है पढ़ लेंगे हम लोग। सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी पे चल रहे हैं। विस्कोसिटी इज द लास्ट पार्ट जेई मेन का। कैमा प्यार था भाई, ये कैमा प्यार है, ये कैमा प्यार है तुम। ये तो खैर जबरदस्त, ये तो दूसरा प्यार था शायद, ये लास्ट आखिरी प्यार विस्कोसिटी।
अब ये मैं पूरे विस्कोसिटी को बोलता हूं बेटा प्यार है इसका, जेई मेन का प्यार, आखिरी प्यार। आखिरी प्यार है विस्कोसिटी का, यही पार्ट सर नहीं, सारा पार्ट मैं लगभग बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। तो विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी कहते किसको है? तो दिस इज द फ्रिक्शन इन फ्लूइड। अरे ये फ्रिक्शन है इन केस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के केस में जो फ्रिक्शन है ना, उसको हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। बात समझ गया जी? बात समझ गया पक्का? उसको हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं बेटा। मतलब एक लेयर जब दूसरे लेयर पे चलता है तो वो रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज करता है ड्यू टू विस्कस फोर्स, एंड दिस फेनोमेना ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। उसको विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर देखें हम, अगर मान लो ये फिक्स्ड है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये v से चल रहा है ना बेटा, और ये लेंथ मान लो l है, तो विस्कस फोर्स की वैल्यू होता है नीटा ए dv बाय dz के बराबर। इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब हाउ वेलोसिटी चेंजिंग विथ द डेप्थ, ठीक है। तो विस्कस फोर्स इज नीटा एरिया। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v के बराबर। z की वैल्यू क्या ले लोगे यहाँ पे, l के बराबर ले लोगे, l के बराबर जी, l के बराबर जी, l के बराबर ले लोगे। तो दिस इज द विस्कस फोर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ गया पक्का? ये ध्यान रखिएगा। अब देख रहे हैं यहां कई बार क्या करता है, ये विस्कस फोर्स एरिया को नीचे लेके चला गया, नीटा इंटू वेलोसिटी बाय लेंथ। भाई ये पता है क्या है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। इसको हम लोग शियर स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, है ना बेटा। कई बार इससे भी सवाल दिया जाता है, जैसे कि जेईई मेन ने पूछा। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए जी, ध्यान से कीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर ऑफ वाटर 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 36 5 बाय 18, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये देखो, देखो क्या कर रहा है, यहां की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे दिया है, डेप्थ पूछा है क्या होगा, ये डेप्थ की वैल्यू पूछा है जी, क्या होगा। तो बेटा आप फॉर्मूला जानते हैं, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू नीटा एरिया dv बाई dz। dv की वैल्यू 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू d डेप्थ। इस एरिया को नीचे ले आए तो यही स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू देखिए दिया हुआ 10 टू द पावर -3g। नीटा की वैल्यू दिया हुआ 10 टू द पावर -2 मेरे भाई, और 10 डिवाइडेड बाय d। ओ अरे तो d की वैल्यू कितना आ गया, 10 टू द पावर -1, d की वैल्यू आ गया 100 मीटर। डी डेप्थ की वैल्यू आ गया 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 100 मीटर आया समझ में? कुछ लोग का 10 आ रहा था। 100 मीटर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। स्टोक्स लॉ, सर ये वही ना, ये बेन स्टोक जो है ना, हमारा फेवरेट क्रिकेटर बेन स्टोक, वही है क्या सर ये? हप हप, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। अरे गलत बात, गलत बात, गलत बात। बेन स्टोक नहीं है भाई ये। अरे वो क्रिकेटर है, उसको कुछ नहीं आता भाई, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग के अलावा, ठीक है। नहीं, ये साइंटिस्ट है, महान साइंटिस्ट, ऐसे मत करो इनके साथ। तो ये क्या बोलते थे बेटा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप, जब किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर किसी वेलोसिटी से जब मूव करता है,
जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर किसी भी वेलोसिटी से मूव करता है तो उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जैसे कि आप भी कभी साइकिल चलाए हो या ऐसे ही दौड़ रहे हो भी वेलोसिटी से, आप पीछे के डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स पक्का एक्सपीरियंस किए होंगे, है ना जी। तो दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू 6 पाई नीटा आरवी के बराबर बताए थे। ये स्टोक्स बोले थे कि वो 6 पाई नीटा आरवी होता है। नीटा क्या बेटा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या? रेडियस। रेडियस। भी क्या? वेलोसिटी। 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 ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक। खतरनाक सा फॉर्मूला इसका आता है, बट याद रखना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है सर? देखो ध्यान से सुनो। जब बारिश की बूंद ऊपर से चल के नीचे को आती है, अरे बारिश की बूंद जब ऊपर से चल के नीचे को आती है, क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रहा होता है। जब ग्रेविटी नीचे खींचता है बेटा, तो स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी बहुत कम होती है, ऊपर लगता है बायंसी, एंड इसके वेलोसिटी के कारण ऊपर लगता है विस्कस फोर्स, दैट इज 6 पाई नीटा आरवी। अब एक सेकंड के लिए ध्यान से सुनना, एक सेकंड बस, एक सेकंड। ये mg की वैल्यू तो फिक्स्ड है, हाँ। बायंसी की वैल्यू भी बेटा फिक्स्ड है, हाँ जी, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स्ड है सर। लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है वेलोसिटी तो बढ़ते जा रही है यार। वेलोसिटी के बढ़ने के कारण विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। बेटा एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा समय आता है कि ये और ये मिल करके इसको बैलेंस कर लेता है mg को। विस्कस फोर्स क्योंकि धीरे धीरे ग्रोइंग है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो एक ऐसा समय आता है कि विस्कस फोर्स प्लस बायंसी बैलेंसेज mg। और जब ऐसा हो जाता है तो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो जाता है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आने लगती है, जिस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो नीचे आता है। तो ऐसा कब होगा? जब विस्कस फोर्स प्लस बायंसी की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा, है ना जी, तभी होगा जी, हाँ जी। ठीक है, यानी कि जब 6 पाई नीटा आरवी, 6 पाई नीटा आरवी भी टर्मिनल हो जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू, प्लस बायंसी वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा, तभी होगा बेटा। यहीं से ये डेराइव होता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है 2/9 रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ फ्लूइड इंटू r² g डिवाइडेड बाई नीटा। याद रखना, याद रखना, खासकर इसमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि r² के प्रोपोर्शनल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रो बॉडी माइनस रो डेंसिटी, रो ऑफ फ्लूइड r² g डिवाइडेड बाई 9 नीटा के बराबर आ जाता है बेटा ये। अरे जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी। ये बेटा ऐसा ग्राफ आता है, देख 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 तुम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है, धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है, समझ गए? चलिए, बट हमें कंसेप्चुअली साउंड होना चाहिए, क्वेश्चन में दिखाएंगे तुमको। अब मैं बता दूं ये जेईई मेन का एक प्यार है। देखो, अब देखो जेईई मेन कितना सिंपल सवाल पूछा है, लेकिन अगर कंसेप्चुअल डेप्थ जिसको नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रटा है, एसएमआर नहीं देखा है,
गड़बड़ कर देगा। देखो इसको ध्यान से देखें, ध्यान से। तो देखो क्या कर रहा है, अ स्मॉल बॉल मास एम डेंसिटी रो विस्कस फ्लूइड रो नॉट समटाइम्स फॉल विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विस्कस फोर्स। बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि mg नीचे लग रहा होगा, देखो बायंसी ऊपर लग रहा होगा। देखो अब ये देखो कंसेप्चुअल चीज पूछ दिया, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा होगा। जिसको नहीं पता होगा नहीं कर पाएगा। तो विस्कस फोर्स प्लस बायंसी की वैल्यू क्या होगा रे, mg के बराबर होगा रे। हमें विस्कस फोर्स की वैल्यू पूछा है, mg माइनस बायंसी। अरे बूझा। हाँ सर बुझ गए सर। तो देखिए जी, देखिए यहां पे अगर मैं mg को कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस बायंसी डिवाइडेड बाय mg आ जाएगा जी। बायंसी बताओ, भीरो जी के बराबर। तो ये आ जाएगा बेटा mg इंटू 1 माइनस, एक तो देखो mg इंटू 1 माइनस आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। अच्छा ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। अरे बुझा, ये रो नोट कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से घटा दिया। 1 से इसको घटा सकते हैं क्या ऐसे चीजों को? है तो डी आंसर है ना बेटा, डी आंसर डायरेक्ट मार सकते, लेकिन कर लेते हैं सॉल्व। बायंसी क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी डिवाइडेड बाय एम इंटू जी ने जी का मार दिया। अब देखो ये मास बाय वॉल्यूम मास ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा, तो वहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाएगा, रो के बराबर आ जाएगा, तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो के बराबर है, रो आ जाएगा ये, और ये रो नोट दिया हुआ है ना, तो वहां से आंसर आ गया डी ऑप्शन। चलिए देखिए जेई में इनको देखिए, क्या आप एसएमआर पढ़ते हैं? क्या आपने एसएमआर देखा था? यही सवाल पूछा है जेई में, एकदम यही क्वेश्चन चिल्ला के पूछा। क्या आपने एसएमआर देखा? क्या कंटिन्यूअसली देखते हैं आप, लास्ट तक देखते हैं, बने रहते थे? अगर देखे हैं तो आप कर लेंगे, नहीं तो आप फैलेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी हम जानते हैं रेडियस के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, डायरेक्ट। फॉर्मूला नहीं पता होगा, रिवाइज नहीं कर रखा होगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा।